नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। क्वालिटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत पर एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। वीडियो नंबर पार्ट दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 का क्वेश्चन। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा, इसका एक बार ब्रीफ रिवीजन कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का यानी स्लेव डायनेस्टी का मतलब की स्थापना करी, तो वो कैसे करी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो डायरेक्ट आ गया हो। उसके पहले मोहम्मद गौरी आया कैसे, फिर महमूद गजनी ने आक्रमण क्यों किया, अलाउद्दीन सुबुद्दीन की कहानी, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। इसका एक छोटा सा डिस्कशन मैं कर देता हूँ। क्योंकि भारत पर 632 ईस्वी प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जब विश्व में मतलब इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद जो उसमें एक पद का निर्माण होता है जिसको खलीफा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक समय वो था कि मतलब जैसे अरब अरब इन्वेजन और तुर्क इन्वेजन, दो भारत पर आक्रमण हुए थे। अरब आक्रमण और अरब आक्रमण था और तुर्क आक्रमण था। ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं अरब अरब आक्रमण की। ठीक है। तो 632 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद ना, तो खलीफा का एक पद का निर्माण हुआ और उस समय 711 ईस्वी के करीब की बात बता रहा हूँ। उस समय पहले ये जान लो कि खलीफा कौन होता है। खलीफा उसमें बताया हूँ। आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। और खलीफा जो होता था वो धार्मिक और राजनीतिक मामलों का प्रमुख होता था इस्लाम धर्म का। ठीक है। और उसके बाद फिर बात अगर मैं करता हूँ कि मतलब 711 ईस्वी के करीब, तो 711 ईस्वी के करीब उस समय उमर खलीफा होता है। तो सॉरी, खलीफा उस समय वाजिद अली होता है। ठीक है। वाजिद अली खलीफा होता है। और श्रीलंका जो मतलब श्रीलंका वाला जो क्षेत्र था, यहाँ से उस समय ईरान का शासक मंसूर हजाज हुआ करता था। उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा जाता है श्रीलंका से वाजिद अली के लिए, लेकिन वाजिद अली तक पहुंचता नहीं है। मैंने बोला ना, इस्लाम धर्म का राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख होता है। तो इस मामले पर क्या होता था कि मतलब वो गिफ्ट भाई, जो इस्लामिक राज्य होते थे, जो राजा होते थे, जैसे हम लोगों में चक्रवर्ती राजा दशरथ होते थे, वैसे उन लोगों में खलीफा। जैसे हमारे में चक्रवर्ती राजा दशरथ जी थे जो कि सभी राजाओं के मालिक होते थे, तो वैसे उनमें जो खलीफा था, तो खलीफा जो होता था सभी राजनीतिक और धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। उसके लिए श्रीलंका से गिफ्ट भेजा गया और भारत के देवल वाले क्षेत्र में लूट लिया गया, जहाँ का शासक राजा दाहिर था। और इसी वजह से इराक का शासक जो था, ईरान का शासक, उसका नाम मंसूर आजाद था। मंसूर आजाद ने दाहिर से बोला था कि भैया, तुम्हारे राज्य में देखो हमारा सामान लूटा गया, प्लीज उसको आप जो है कुछ कार्रवाई करिए। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस वजह से मंसूर हजाज ने एक 17 वर्षीय लौंडे को भेजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण करा था। 712 ईस्वी मतलब कि भारत पर पहला कौन सा आक्रमण, भारत पर पहला कौन सा आक्रमण था, वो पहला भारत पर अरब आक्रमण था। ठीक है। तो भारत पर पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। ठीक है। और पहला तुर्क आक्रमण कौन करता है, बोलिए। तो सुबुक्तगीन करता है 977 ईस्वी के करीब। ठीक है। आगे हम बात करते हैं उसके बारे में। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने, मतलब मैंने बताया था, मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ से मतलब युद्ध होके चला जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है महमूद गजनी आता है। ठीक है। महमूद गजनी आता है, तो महमूद गजनी जब यहाँ युद्ध करता है, एक मतलब 27 भारत पर टोटल जो है 27 आक्रमण करता है, जिनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 1025 ईस्वी का मतलब होता है। ठीक है। 1025 ईस्वी का होता है। उसके पहले हम ये जान लें कि अलाउद्दीन और सुबुक्तगीन भारत क्यों आया, कैसे आया। ठीक है। आपको मैंने सब बता दिया, उस वाले वीडियो में सब बताया, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ कि उसके बाद एक तुर्की में एक साम्राज्य था जिसका नाम समानित साम्राज्य था। वहां से अलाउद्दीन और सुबुक्तगीन और अलाउद्दीन की बेटी दोनों साथ में, अलाउद्दीन एक स्लेव रहता है और उसका स्लेव सुबुक्तगीन रहता है। तीनों चले जाते हैं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। अफगानिस्तान में आने के बाद ये वहाँ एक राज्य की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है मतलब तुर्क अंपायर, यानी तुर्क तुर्क साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 962 से 963 अलाउद्दीन राज करता है। उसके बाद सुबुक्तगीन की उसकी बेटी से शादी हो जाती है, मतलब शादी का सेटिंग रही होगी पहले से, तभी तो तीनों लोग आए थे। तो मतलब जो शादी हो जाती है,
और उसके बाद फिर अलप्तगीन की डेथ के बाद जो वहाँ का नया अंपायर सुबुक्तगीन बनता है। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में भारत पर करीब आक्रमण करता है, और इस सुबुक्तगीन का लौंडा होता है जिसका नाम होता है महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी होता है, वो भारत पर आक्रमण करना शुरू करता है, और वो कसम खाया, क्योंकि वो सुल्तान का पद धारण करा हुआ होता है। तो सुल्तान का पद धारण करने के बाद वो क्या करता है कि वो कसम खा लेता है महमूद गजनवी कि मैं जब तक जीऊंगा भारत पर आक्रमण करूंगा। उसका आक्रमण करने का सबसे मेन रीजन जो होता है वो क्या होता है, उसका आक्रमण करने का मेन रीजन केवल भारत पर आक्रमण करो, धन संपदा लूटो, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो, यही उसका पूरा काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो मतलब अलप्तगीन क्या नाम है, सुबुक्तगीन ने जो भारत पर आक्रमण करा था वो कश्मीर वाले क्षेत्र में आक्रमण करा था। ठीक है, जहाँ का राजा जयपाला हुआ करता था, मतलब राजा जयपाल था, उसको वो पराजित हो गया था। तो पहला तुर्क आक्रमण 977 से 78 के बीच में हुआ था। कौन करा था? तो कौन करा था? तो सुबुक्तगीन करा था। ठीक है, उसके बाद आता है महमूद गजनी। महमूद गजनी का जब अटैक होता है भारत पर, तो भैया सबसे पहला अटैक महमूद गजनी कब होता है भारत पर? तो भारत पर सबसे पहला महमूद गजनी का अटैक जो होता है 1000 से 1001 ईस्वी के बीच में होता है। ठीक है, वो भी जयपाल के ऊपर होता है, और बाद में जयपाल जो है मतलब आत्महत्या कर लेता है, बेचारा बार बार हारा हुआ होता है, आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद 1005 ईस्वी में जहाँ करता है, 1005 ईस्वी में अटैक करता है, तो वहाँ का अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर आक्रमण करता है और जीत जाता है। वो मुल्तान का मतलब होता है जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और उस पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद तीसरा जो है मतलब आक्रमण 1008 ईस्वी में करता है। ठीक है, 1008 ईस्वी में करता है, जहाँ जहाँ का राजा होता है आनंदपाल, जो कि जयपाल का पुत्र हुआ करता है। आनंदपाल वहाँ का शासक था, और वो भी हार जाता है, जबकि कन्नौज और ग्वालियर के उनको भी लेकर आता है, मतलब कन्नौज और ग्वालियर के शासकों को भी लेकर आता है, मतलब वहाँ के सैनिकों को भी। और उसके बाद 1018-19 ईस्वी में एक और अटैक होता है कन्नौज पर, जहाँ का अंपायर राजपाल था, और वो भैया जैसे हार गया वो भाग गया वहां से, और जो भाग गया तो एक शासक हुआ, तो वहाँ चंदेल डायनेस्टी का एक शासक था जिसका नाम था विद्याधर। विद्याधर गुस्सा आ गया, कह रहा ससुरा भाग गया, वो ऐसा कैसे भाग गया, बस वो विद्याधर ने उसकी हत्या करवा दी। इधर महमूद गजनी देखा तो ये सोच रहा है, कंफ्यूज हो गया कि भैया भागा मेरे डर से वो, और ये इसको इतना कैसे गुस्सा लग गया, उसको उसका मर्डर करवा दिया। बस विद्याधर के ऊपर आक्रमण महमूद गजनी ने किया, और ये पहली महमूद गजनी की संधि होती है। और ये कब 1021 से 22 ईस्वी में विद्याधर पर आक्रमण करता है, और दोनों की संधि हो जाती है, अलायंस हो जाता है। उसके बाद 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करता है, जहां कम से कम उसको 20 लाख दिनार का प्रॉफिट होता है, और वो वहां से वापस जाने लगता है। और जब वापस जाने लगता है खोखरों के विरुद्ध, मतलब जो वहाँ खोखर कह रहे हैं, अरे वहाँ जाटों ने उसको लूट लेता है, जाट उसको लूट लेते हैं, और जाट जब उसको लूट लेते हैं तो 1027 इसमें एक और आक्रमण करता है जाटों के ऊपर, और उसके बाद 1030 में महमूद गजनी मर जाता है। ठीक है, महमूद गजनी के मरने के बाद तब मोहम्मद गौरी आता है। वहीं से शुरू करते हैं भैया मोहम्मद गौरी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बारे में, किसने किसको मारा, कैसे मारा, और आगे चल के हमारे सभी शासकों के बारे में हम वर्णन करते हैं। ठीक है भैया, तो शुरुआत हमारी ये है कि जो महमूद गजनी था, सॉरी महमूद गजनी की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी गौर डायनेस्टी का शासक था, और इसका भी पहला आक्रमण कहाँ था, सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं मोहम्मद गौरी ने किसके किसको मारा। तो इन्विजन ऑफ मोहम्मद गौरी, सारा मोहम्मद गौरी का आक्रमण है, भारत पर आक्रमण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारा रीजन यहाँ दिया गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आ रहा हूँ। मोहम्मद गौरी इन्वेड इंडिया इन ऑर्डर टू एक्वायर वेल्थ एंड स्प्रेड इस्लाम इन द रीजन। देखो मोहम्मद गौरी का भी मेन रीजन यही था कि भैया भारत पर आक्रमण करिए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करिए, मेन रीजन इनका यही था। ठीक है, तो इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 1175 ईस्वी में, यानी 1175 ईस्वी। हिज इन्वेजन इन इंडिया वर कॉन्सिक्वेंस ऑफ मुल्तान एंड सिंध। मुल्तान और सिंध पर जो है पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, 1175 ईस्वी जो मुल्तान पर आक्रमण किया था उस पर अधिकार भी कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। लेकिन इसका एक और आक्रमण होता है, अटैक होता है, किस पर, 1178 ईस्वी में गुजरात पर। गुजरात का शासक उसमें भीमदेव द्वितीय होता है, और भीमदेव द्वितीय को संरक्षण प्राप्त होता है उनकी मम्मी नायिका देवी का। ठीक है, तो उनकी मम्मी नायिका देवी का संरक्षण प्राप्त हुआ होता है, और ये मोहम्मद गौरी की पहली हार होती है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की पहली हार होती है 1178 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी की पहली हार। इन 1178 ईस्वी इट सेल्फ भीम द्वितीय, ब्रदर्स ऑफ मूलराजा सेकंड, ठीक है, सक्सीडेड मूलराजा सेकंड एज बोथ द ब्रदर्स occupied the throne during 1178. Hence, some historians also credited भीमा, मतलब कह रहा है कि दोनों बेटों को, यानी कि जो
मूलराजा सेकंड था और भीमा सेकंड था। इन दोनों को राज मिला था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हिस्टोरियन में ये बताया गया है कि भीमदेव द्वितीय को क्रेडिट, भीमदेव द्वितीय को क्रेडिट ज्यादा मिला। ठीक है, और यही जो है डिफीट करता है किसको, मोहम्मद गौरी को। 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करते समय पहली हार पृथ्वी मोहम्मद गौरी की 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलो मोहम्मद गौरी जाओ, उड़ गया। और उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, कॉन्क्वर्ड पेशावर इन 11। अब देखो उसके बाद मोहम्मद गौरी बहुत सारा युद्ध करता है, भाई मानने वाला कहाँ है, उसको छोड़ दिया। उसके बाद 1179 ईस्वी में पेशावर पर युद्ध करता है। ठीक है, 1179 ईस्वी में 1179 ईस्वी में पेशावर पर जब युद्ध करता है तो जीत जाता है। ठीक है, और उसके बाद 1181 ईस्वी में लाहौर पर युद्ध करता है, वहां भी जीत जाता है। ठीक है, 1181 ईस्वी में लाहौर पर युद्ध करता है, ये देखिए, एक मिनट, ये 1181 ईस्वी में लाहौर पर युद्ध करता है, यहाँ भी जीत जाता है। ठीक, उसके बाद 1189 टू 91 मोहम्मद अटैक ऑन कैप्चर्ड बटिंडा, और उसके बाद बटिंडा पर अटैक करता है, जिसका पुराना नाम तबर हिंद हुआ करता था। ठीक है, जिसका पुराना नाम तबर हिंद हुआ करता था। ठीक है, और ये किसके, पृथ्वीराज चौहान के डोमिनियन में आता था, पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में आता था। ठीक है, यहीं से पृथ्वीराज चौहान जो है गुस्सा हुआ, कहा बेटा आओ तुमको बहुत मारेंगे। और उसके बाद आते हैं हम लोग युद्ध में। युद्ध से पहले हम जान लेते हैं, ये देखिए बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट 1191। पहला क्वेश्चन आपका जो है 1191 यानी 1191 ईस्वी में पहला बैटल हुआ था तराइन का। द फर्स्ट, यहां से देखते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन 1991 बिटवीन द गौरिड्स एंड, मतलब तुर्किश ट्राइब, जो एक तुर्क का ट्राइब था, लीड बाय मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी द्वारा लीड किया जाता है, और राजपूत लीड बाय पृथ्वीराज चौहान, राजपूतों की तरफ से पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था। ठीक है, द रिजल्टिंग एंगेज्ड एंडेड इन विक्ट्री टू द, देखो ये सब पढ़ने की जरूरत है, हम ऐसे ही बता देते हैं। इसका जो कहने का मतलब है, बेसिक कहने का मतलब ये है कि तुर्की की तरफ से बैटल कौन लीड करता था, मोह कर रहा था मोहम्मद गौरी। 1191 के तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में, और मोहम्मद गौरी लीड कर रहा था, और राजपूत की तरफ से कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड था जो लीड कर रहा था, इसकी फोर्सेस थी। ठीक है, और ये पहला युद्ध था तराइन का, कब, 1191 1191 एडी में। और 1191 एडी में जब हुआ तो इसमें कौन विजयी हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ 1191 की एडी की बात करी जाती है तो पृथ्वीराज चौहान जब विजयी होता है, लेकिन यहाँ एक मैटर आता है। एक शासक था, ठीक है, गोडवा गोडवाला डायनेस्टी का, ठीक है, जिसका नाम था जयचंद, कन्नौज और वाराणसी यानी कन्नौज का शासक था वो। ठीक, गोडवाना डायनेस्टी का, जिसका नाम था विजय जयचंद, विजय चंद्र जिसका नाम था, उसके पिताजी का नाम, और उस शासक का नाम जयचंद था। ठीक है, इनकी एक लड़की थी जिनका नाम था संयोगिता। आपको पता है कि उस समय का सबसे फेमस, मेडुअल हिस्ट्री का सबसे फेमस लव स्टोरी रोमांस, लव स्टोरी का रोमांस जो है किसका है, पृथ्वीराज चौहान, इनकी लड़की का नाम होता संयोगिता। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। जयचंद कौन था, गोडवाला डायनेस्टी का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद। जयचंद वाज किंग फ्रॉम द गोडवाला डायनेस्टी ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया का एक डायनेस्टी था जिसका नाम गोडवाला डायनेस्टी था, वहां का शासक था। ही इज आल्सो नोन एज अ जयचंद्र, वो उसको जयचंद के नाम से भी जाना, इन इंस्क्रिप्शन, मतलब इंस्क्रिप्शन में जयचंद के नाम से भी जाना जाता है। एंड जयचंद इज अ वर्नाकुलर लेजेंड्स, मतलब वर्नाकुलर लेजेंड। ही रूल्ड द एंटर द कंट्री। इनका जो शासन काल, देखो जो मेन पढ़ लेते हैं। ये 1994 में मर गया था कौन, मोहम्मद गौरी ने इनके ऊपर भी आक्रमण करा था। और ये उसके साथ इनका कब से कब तक, 1170 से 1194 तक रहा। ठीक है, और मोहम्मद गौरी, ये पृथ्वीराज चौहान की अगर मदद ये किए होते साहब, अगर पृथ्वीराज चौहान की मदद ये किए होते तो शायद पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती। ठीक है, फर्स्ट में तो जीत जाते हैं, सेकंड में ये उसका साथ दे देते हैं मोहम्मद गौरी का। तो चलिए हम इनके इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनकी बेटी थी संयोगिता, ये देखिए। ठीक है, और ये क्या, मोस्ट पॉपुलर
ये देखिए मोस्ट पॉपुलर मेडुअल रोमांस। तो संयोगिता जो होती है पृथ्वीराज चौहान जी को पसंद करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है ठीक है, तो आप लोग भी करिएगा। बेपनाह मोहब्बत करती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है भैया कि ये अपने पप्पा के विरुद्ध जाकर और पृथ्वीराज चौहान जी से पसंद करती है, उनको बुला के उनके साथ गायब हो जाती है, बिगी हो जाती है, भाग जाती है। और जब उनके साथ भाग जाती है, मतलब भाई इज्जत से आती है, तो और पृथ्वीराज चौहान भी लव करते हैं एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे लव करते हैं। तो भैया सेटिंग हुई, तो यहाँ से ये लोग निकल लिए। और जब निकल लिए तो इन दोनों को बीच में हो गया क्या, इन दोनों के बीच में हो गया मैटर, दोनों एक दूसरे से चिढ़ गए, दोनों एक दूसरे से चिढ़ गए। तो ऐसा मतलब कहीं इतिहास में मेंशन फिलहाल नहीं है कि जो ये क्या होता है जयचंद्र जो था, कि जयचंद किसी मतलब उसको पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट करा था, लेकिन ऐसा माना जाता, कई हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि जयचंद्र ने ही पृथ्वी मोहम्मद गौरी को इनवाइट करा था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करने का। ठीक है, लेकिन ये अगर पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो कि इनके वो पृथ्वीराज चौहान का जो एक क्या नाम है दरबारी कवि था, ठीक है, दरबारी कब था, उसके पृथ्वीराज रासो द्वारा उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि जयचंद्र ने उसको इनवाइट करा है मोहम्मद गौरी को। ठीक है, ऐसा कोई इनविटेशन नहीं है उसमें, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इसलिए जो है और कई सारे हिस्ट्री में, आधुनिक हिस्ट्री में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कि मोहम्मद गौरी को कौन इनवाइट करा था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का, तो बोलता है जयचंद मतलब इनवाइट करा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद ये इसकी स्टोरी थी। ठीक, एक और शासक उसी के समय चल रहा था, एक और शासक उसी के समय था, उसके बारे में अभी आगे चल के वर्णन करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो जब पहला बैटल हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो ये देखिए भैया पहला बैटल हुआ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी में 1191 एडी में, और विजयी कौन रहा, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। कौन विजयी रहा, पृथ्वीराज चौहान। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आल्सो स्प्लिट एज द फर्स्ट बैटल ऑफ तारोरी। ठीक, इसको तारोरी के नाम से भी जाना जाता है। वाज फॉट इन 1991 बिटवीन द invading Gaurid armies led by the Muhammad Gauri of Gaur and the Rajput confederacy लीड बाय द पृथ्वीराज चौहान नियर तराइन, मतलब बिल्कुल तराइन के बाद मॉडर्न अभी के समय में तारोरी इन हरियाणा, हरियाणा में तारोरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था, ओ सॉरी पृथ्वीराज चौहान जो था, ये कहाँ का था, मतलब अजमेर का शासक था। ठीक है, तो आपको ये समझ आ चुका कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विनर कौन रहा, विनर था हमारा पृथ्वीराज चौहान। डिफीट कौन हुआ, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इधर से आता है और पृथ्वीराज चौहान इधर से आता है, यहाँ पटक पटक के मारते हैं एक दूसरे को और जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। और जीतता कैसे है, इसका भी रीजन है। देखो, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, तो एक मिनट, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, तो उस समय क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पृथ्वीराज चौहान का जो गवर्नर होता है जिसका नाम होता है गोविंद राज तोमर, इनका पृथ्वीराज चौहान का जो गवर्नर होता है जिसका नाम होता है गोविंद राज तोमर। ठीक है, और एक और गवर्नर होता है जिसका नाम होता है, उसका नाम चमन राज करके कुछ ऐसे होता है, चमन राज कैसे ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, तो गोविंद राज तोमर जो था, एक पेन ले लूंगा, गोविंद राज तोमर जो था, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए दौड़ा। ठीक, और इधर से पृथ्वीराज चौहान ने भाला फेंक दिया, तो गोविंद राज तोमर की तो दांत टूट गया, आगे वाले जो बड़े बड़े जो खाना खाने वाले दांत होते हैं वो दोनों दांत टूट गया। अब भैया जिसका दांत टूट जाए, तुम्हारा अगर हम दांत तोड़ दें तो तुम हमको छोड़ोगे, बताओ भाई। अरे किसी का कोई अगर दांत तोड़ दे उसको छोड़ेगा भाई, दांत तोड़े बहुत दर्द होता है। बस ये उठा और उठा के इसके घोड़े को मार दे, इसका घोड़ा ये, और जो घोड़ा इसका घायल हो गया, मोहम्मद गौरी का घोड़ा जो है घायल हो गया। और जब मोहम्मद गौरी का घोड़ा घायल हो गया तो मोहम्मद गौरी नीचे गिर गया, और जब मोहम्मद गौरी नीचे गिर गया तो उनको लगा, क्या नाम है, मोहम्मद गौरी के सैनिक को लगा कि उसका राजा मर गया, बस सारी सेना भगदड़ मच गई। भैया राजा के जाने के बाद फिर सेना का कोई मतलब नहीं, जो भी उसको लीड करे वही राजा। तो भैया जब राजा मर गया, उसको लगा राजा मर गया, वो सब लोग सेना भाग गई। और यही माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये उस समय जाने ना दिए होते उसको, ठीक है, तो शायद युद्ध जो है ना होता, सेकंड मतलब युद्ध ना होता तराइन का, और उसके बाद ये विजयी रहता।
ठीक, मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान। लेकिन चलो ठीक है, इसकी गलती भाई भारत के शासकों में एक बहुत बड़ी मतलब वो था कि कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे, कभी घायल व्यक्ति पर वार नहीं करते, लेकिन जो जितने आक्रमणकारी आए हैं, जितने आक्रमण हरामखोर आए हैं, उस सब के सब का काम यही था कि भैया बस जीत लो किसी तरह से बस। तो ऐसे होता था, और यही हम लोगों के मतलब भारतीयों के हार की कारण बनता, हमेशा हार का कारण बनता था। ठीक है, तो यहाँ जो है गोविंद राज तोमर जो है इसके घोड़े को घायल कर देते हैं, और मोहम्मद गौरी नीचे गिर जाता है और डिप्लीट हो जाता है, और ये गजनी लौट जाता है। लेकिन ये गजनी लौट के ना शांति से बैठता नहीं है, ससुरा तैयारी करता है युद्ध का। और इधर ये जो है, क्या नाम है इसका, पृथ्वीराज चौहान, ये शांति से मजे करते हैं। इनको इनको एहसास भी नहीं होता है कि ससुरा दोबारा आएगा। ठीक है, लेकिन वापस जब आता है वहां से पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती यही थी, और जब वो उधर से वापस आने लगता है ना भैया, तब तो तूफान मच जाता है। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी दोबारा आता है, तो पता है क्या बोलता है पृथ्वीराज चौहान से? उसके पहले हम ये जान ले यहाँ जो सेकंड बैटल, अब सेकंड बैटल कैसे होता है ये जान लो भैया। सेकंड बैटल तो डायरेक्ट यहाँ दिया गया है स्लाइड पे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दिया हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको भी ध्यान से सुनिएगा। सेकंड बैटल जब पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश देता है, ये मोहम्मद गौरी जब आता है, ये बोलता है कि मैं अलायंस करने आ रहा हूँ, मैं संधि करने आ रहा हूँ, और चलो एरिया की बात कर लेते हैं, कि मतलब एरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कौन सा एरिया आप हमको देंगे। ठीक है, तो जब इस मामले पर डिस्कस करने आता है तो भैया ये भी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी बोलता है कि मैं अपने मतलब बोलता है क्या, कि मैं गजनी अपने भाई के पास एक आदमी की मतलब एक आदमी को भेजता मतलब भेजा गया था वो उसके द्वारा, और वही बताएगा कि मतलब आप एक आदमी को भेजेगा तो वही उसका भाई बताएगा कि भाई कौन कौन सा एरिया हमको लेना है। ठीक है, उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान की सेना थी तो खुश हुई, खुशी मना रही थी, भैया मसाल जला के रात भर मदिरा पान हुआ, मस्ती किए पूरी रात। ठीक है, और मोहम्मद गौरी की सेना जो थी बड़ी मतलब ये लोग चालाकी खेल गए, चालाक है क्या की चालाकी क्या किए कि ये मसाल तो जलाए, और वो सबको लगे वो भी लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रात भर खूब अच्छे से सोए हैं। और सुबह सुबह जब ये लोग सो रहे थे तो अचानक पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण हो गया, और जब आक्रमण हो गया तो भैया अचानक आधी अधूरी नींद में, और सेना रेडी नहीं थी, तो वो सब कुछ रेडी होने में तब तक आधी सेना तो वैसे निपट जाएगी जब आदमी वही मकसद से आया है। तो इस चक्कर में जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई। और इसमें दो कंडीशन आती है, दो प्रकार की चीजें बोली जाती हैं, कई जगह आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन जो मेन बहुत ज्यादा माना गया बात है वो यही है कि सोते समय अचानक आक्रमण हो गया। ठीक है, और वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया 1100, और इसे ही कहते हैं 1192 का सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, जिसका करंट में नाम तारोरी है, हरियाणा में स्थित। और अब यहाँ एक मैटर आता है, इनका एक मतलब जो है दरबारी कवि था पृथ्वीराज, मतलब पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था थोड़ी देर पहले, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसको कोर्ट पोएट कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले जाया गया? पृथ्वीराज चौहान को ले जाया गया गजनी, और गजनी ले जाकर मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को अंधा और बहरा कर दिया। ठीक है, चंद्रवरदाई मोहम्मद, और तब क्या थे, एक दिन सभा लगती है मोहम्मद गौरी के यहाँ, तो चंद्रवरदाई जी जो थे, यहां से देखते हैं अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, इसमें चंद्रवरदाई जी कहते क्या है मोहम्मद गौरी से, चंद्रवरदाई जी ने लिखा कि मोहम्मद गौरी ने एक सभा बुलाई, जिसमें इन सबको बुलाया, तो पृथ्वी इसने चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान हमारे जो आका हैं, हमारे जो मतलब शासक हैं, हमारे जो राजा जी हैं, वो शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। माने शब्द वेदी बाण मतलब कि आंख बंद करके बाण छोड़ा जाता है, एरो एरो तीर छोड़ी जाती है, तो जिस जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है, जहां से आवाज उत्पन्न हुई होती है, उसी जगह को भेद देती है जाके एरो तुम्हारी। ठीक, तो मोहम्मद गौरी ने कहा यार हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। तूने कहा संभव है, ट्राई कर लो। अच्छा, उसको बुलाए, तो जब उसको बुलाए और कहा कि बताएंगे कैसे भाई, जब बहरा भी है, अंधा भी है, ना देखेगा ना सुनेगा, क्या कर लेगा? तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने, सॉरी पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की पीठ पर क्या लिखा था
4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। अब यही चीज लिखा और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वहां से मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं वो शब्द वेदी बाण चलाकर, और फिर जो पृथ्वी चंद्र बरदाई होता है वो पृथ्वीराज चौहान की भी गला काट देता है और खुद का भी काट लेता है, और यहाँ से जो है मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर मोहम्मद गौरी की डेथ उस वहां होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन और कि भैया जो है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान का अजमेर में ही हत्या कर देता है। ठीक है, और अजमेर में ही हत्या करने के बाद वो पृथ्वीराज चौहान की एक वैल्यू रखता है, क्या वैल्यू रखता है कि ये भी पृथ्वीराज चौहान में मतलब लिखा गया है पृथ्वीराज रासो में कि एक क्वाइन चलता है, मोहम्मद गौरी ने एक क्वाइन चलाया था वहां अधिकार कर लिया था, सॉरी पृथ्वीराज रासो में नहीं लिखा गया है, ये लिखा एक क्वाइन मोहम्मद गौरी रेडी करता है चलाता है, जिसमें एक साइड मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का सॉरी मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान भी था, मोहम्मद बिन सलमान, तो वो एक साइड सिक्के पर मोहम्मद बिन सलमान भी लिखा होता है एक साइड, और एक साइड जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई होती है। ठीक है, और यहां से होता है। एक कंडीशन क्या आता है कि भैया एक बात बताओ, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वो कर देता है, पृथ्वीराज चौहान जी कर देते हैं, और एक चीज और होता है कि ये 1205 ईस्वी में एक युद्ध करते हैं खोखरों के विरुद्ध, एक युद्ध करते हैं, ये देखिए आपके सामने दिया गया होगा कि ऑन को, ये देखिए खोखरों के विरुद्ध एक युद्ध करते हैं। ठीक है, और जिसमें बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो जाते हैं, हालांकि विजयी रहता है मगर घायल हो जाता है, और उसी घायल होने के बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1206। ठीक, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और 1206 में जब मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको जो है लाहौर के अमीरों ने इनवाइट करा था कि भैया वो राजपाट संभालो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे खाली बैठे रहो, तो राजपाट संभालने के लिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया जाता है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? एक गुलाम था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और वहां उस समय वो कौन सा पद पर था? तो भू राजस्व कलेक्शन माने रेवेन्यू ऑफिसर भी था, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर भी था। और उसको जब वो आया था तो थोड़ा सा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत वही करता है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से जान लेते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे होती, बिना इसके नहीं। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु आपको पता चल गई कैसे, 1206 ईस्वी में हो गई, और 1206 ईस्वी 1205 ईस्वी में वो जीता, 1206 में मृत्यु होने के बाद एक नया शासक बना, एक नया, जिसका नाम था मोहम्मद सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन के लिए, शासन सत्ता के लिए दिल्ली के अमीरों ने सॉरी लाहौर के अमीरों ने उसको जो है आमंत्रित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि आओ भैया राजपाट समारोह। वो किसका था? वो एक स्लेव था। किसका था? किसका स्लेव था? मोहम्मद गौरी का स्लेव था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। उसको एक मेला लगता था जहाँ की मतलब उसका गुलामों का मेला लगता था। ठीक है, उसको 1000 दिनार में खरीद के लाया गया, उसको कुरान खां भी कहा जाता है, कुरान भी रटवा दिया गया था। तो यही सब है, इसके बारे में आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट स्लाइड वीडियो में आएंगे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अब शुरुआत, यानी 2 वीडियो के बाद आपकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। इसके पहले हमें ये समझना जरूरी था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर गया, लाहौर से जो है अपना एक अंपायर स्टेब्लिश किया जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1200 1206 से 1526 ईस्वी तक गुलाम वंश की मतलब चलता है। उसके बाद आता है मुगल वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो जिसमें हमारा जो है मोहम्मद गौरी, अब देखो यहाँ से हम अपना एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो भी पढ़ा। सिंपल सी बात है, तो हमने, आपको पता है, फिर एक बार वीडियो रिवाइज करके खुद ही देख लेना क्या रिवाइज करते हैं यार, टाइम ज्यादा लगे, वैसे भी 27 मिनट हो गया है। ठीक है, तो यही था हमारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। ठीक है, और यहाँ से जो है अगला आगे देखते हैं भैया, अगला हम लोग अब कुतुब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं उस मामले पर।
ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, आपके लिए क्या किया, कितना हुआ इसके साथ। ठीक है, तो एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भैया। जस्ट अ मिनट। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जाते जाते मैं एक चीज दे देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से जो है शासक आए हैं, कौन कौन सा मतलब वो आया है, डेनिस्टी आई है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डेनिस्टी की स्थापना करते हैं, जो कि 1206 से कब तक होता है, 1290 तक, 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डेनिस्टी रखते हैं। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डेनिस्टी का होता है, ये 1290 से 1320 ईस्वी तक, आपको भी पता है। इसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी भी आता है, जो कि रावल रतन सिंह से उनका युद्ध होता है और रावल रतन सिंह को पराजित करता है, जिसके ऊपर पद्मावत मूवी बनी। उसके बाद हमारा आता है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का होता है, 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सैयद डायनेस्टी, जिसका संस्थापक कौन है, खिज्र खां। 1414 14 से 51, यानी 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आता है हमारा क्या, लोधी डायनेस्टी, जिसकी बहलोल लोधी ने जिसकी स्थापना करी थी 15 यानी 1451 से 1526 ईस्वी तक, यही होता है। ठीक, और उसके बाद आता है मुगल साम्राज्य, जो कि लास्ट समझ लो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो आपको भी पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आता है गुलाम बंस। तो एक एक सिंपल सा तरीका याद करने का इनका, दिल्ली सल्तनत का, में जो गुलाम बंस आता है, इसमें करना ऐसे करते, गुल खिला तो सैयद लोधी मिले, गुल खिला तो सैयद लोधी मिले, यानी गुल खिला मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, तो गुल खिला तो सैयद लोधी मिले। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट मी सेल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स, बाय, गुड नाइट, जा रहे सोने, बाय, हेलो, ओके, हैव अ गुड डे।